हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उम्मीद है आपने अब सीरियसली अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये अभी राइट टाइम आप शुरू कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम है, आपको अभी थोड़ा सा आइडिया है, जो अपडेट्स हैं कि फेब या मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 1.5 मंथ है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी, या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और सभी टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जनरल स्टडीज के। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में अब हम एक तो वापस से अब ये रिवीजन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 80 प्लस आप देखेंगे जिन्होंने अभी पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने लेट देखना शुरू किया है यहाँ पे चैनल पे, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको यूपीएचसीएससी के नाम से। वहाँ पे सारे वीडियोज अवेलेबल है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या प्रैक्टिस टेस्ट से रिलेटेड हो। 80 प्लस हो चुके हैं। अब हम इसको वापस से रिवीजन शुरू करेंगे। और रिवीजन में क्या रहेगा कि आपके एक यूनिट का टेस्ट होगा, यूनिट इन द सेंस की सपोज करंट अफेयर्स की जो यूनिट है उसका टेस्ट हो गया, और एक टेस्ट है हम पूरे सिलेबस का, फुल लेंथ सिलेबस का टेस्ट करेंगे, ताकि अभी तक जो किया है आपने वो प्लस जो कुछ और उसमें से इम्पोर्टेंट है उसको साथ में लेकर हम टेस्ट कर सके। और अगर पॉसिबल हुआ तो वापस से एक बार रिवीजन के साथ आपको एक बार और सब्जेक्ट्स को समझा दिया जाएगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और किसको किस तरीके से पढ़ना है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिएगा आप। लेट्स बिगिन। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज बाय, अभी ये जो GRR है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये रिलीज हुई है 2023 की, 2023 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज हुई है। ये क्वेश्चन पूछा है कि ये किसने जारी की है, कौन जारी करता है। ये जारी की है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है ये। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि अभी हालिया रिलीज हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक रिपोर्ट जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसमें लॉन्ग टर्म क्राइसिस के रूप में किसको उजागर किया है, या सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो किसको दिखाया गया है इस रिपोर्ट में, किसको बताया गया है। तो इसमें इस रिपोर्ट में 4 फीचर्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आने वाले टाइम के क्राइसिस हैं उनको इसमें हाईलाइट किया गया है। जिनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइसिस बताया है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ये सबसे बड़ा इसको माना है अल्पकालीन जोखिम के रूप में। ये क्या होता है, जीवन यापन की लागत जैसा है लिविंग क्राइसिस। और ये तो जो शॉर्ट टर्म क्राइसिस में हाईलाइट किया है, और लॉन्ग टर्म क्राइसिस में वो जो हमेशा करते हैं वो क्लाइमेट चेंज। ये 2 चीजें आप ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म में है और क्लाइमेट चेंज है वो लॉन्ग टर्म में इस रिपोर्ट में दिखाया है। ये पूछा जा सकता है। इसमें जो 3-4 पॉइंट है उनमें एक तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का हो गया, दूसरा क्लाइमेट हो गया। इसके अलावा इसमें है जो कई नेचुरल डिजास्टर हैं, या फिर इसके अलावा है जो साइबर अटैक को भी इसमें बताया है आने वाला क्राइसिस। ये रिपोर्ट WEF ने किसके साथ मिलकर तैयार की है, या इसका निर्माण किसके साथ मिलकर किया है, तो ये 2 ग्रुप्स हैं। एक तो है मार्श मैक्लेनन है, और जो दूसरा है वो ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप है। ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप इन दोनों के साथ मिलकर ये रिपोर्ट को तैयार किया है। C इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस से क्वेश्चन आएगा, आप इसको सीरियस लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी भी वे में पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आने वाले तमाम एग्जाम्स में पूछा जाएगा।
प्रवासी भारतीय दिवस है, हम 9 जनवरी को मनाते हैं। ये ऑप्शन देखते हैं, इट इज हेल्ड ऑन द डे दैट मार्क्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1916। ये ऑप्शन है कि 1916 में महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे इसलिए मनाया जाता है 1916 में। तो ये गलत है ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी 1916 में नहीं 1915 में रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज हेल्ड एवरी ईयर। देखिए कई बार आप लोग कहते हैं हिंदी में करवाइए, तो मैं आपको ये इंग्लिश में इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि इंग्लिश के जो बच्चे हैं, कई क्या है जैसे हमारे कई तैयारी करने वाले हैं, कोई गुजरात से है, कोई वेस्ट बंगाल से या कोई पंजाब से, सबको हिंदी नहीं आती है, ये रहता है। तो इंग्लिश सबको आती है, हालांकि हम हिंदी में भी करवाते हैं टाइम पे, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। समझा मैं हिंदी में रहा हूँ और इंडिया में सभी हैं जो जितने भी स्टेट है सब हिंदी समझते हैं, इसलिए तो आप इसको पूरा देखिए। कई बार आप इसको इसका जो पहला पेज है वो या फिर उसका टाइटल देख के आपको क्वेश्चन दिख जाता है, वो देख के आप स्किप कर जाते हैं। आप इसको पूरा देखा कीजिए, हिंदी में ही समझा रहा हूँ मैं। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज हेल्ड एवरी ईयर। ये कहा है इसमें कि ये भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट प्रमुख कार्यक्रम है और यह हर साल आयोजित किया जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस है ये हर साल नहीं मनाया जाता है, ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये कार्यक्रम हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, एवरी ईयर नहीं आयोजित किया जाता है। सो स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 का हुआ है, ये कहाँ हुआ है। पहली बात तो ये 17वां प्रवासी दिवस था जो अभी 2023 में 9 जनवरी को हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है, इस बार आयोजित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले का पूछा जाए 16वां कहाँ हुआ था, तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस ये न्यू दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, डी इसका सही आंसर है। The Kigali Agreement is significant step that it proposes to amend which of the following protocol? किगाली जो समझौता है ये इसको माना जाता है सिग्निफिकेंट स्टेप, मतलब एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने इनमें से किस प्रोटोकॉल में संशोधन का प्रस्ताव है। किगाली एग्रीमेंट के तहत किस प्रोटोकॉल में संशोधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर पढ़िएगा डीप में, आपके एग्जाम में प्रोटोकॉल ये आते हैं क्वेश्चन। देखिए किगाली एग्रीमेंट है, ये क्या है मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं। किगाली एग्रीमेंट ये कानूनी रूप से एक बाध्यकारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये बाध्यकारी है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और इसका उद्देश्य क्या है, HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसकी जो खपत है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, इसका जो खपत और जो इसका प्रोडक्शन, इसका कंजप्शन और प्रोडक्शन, इन दोनों को ही धीरे धीरे समाप्त करना है। ये है किगाली जो अमेंडमेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया है अभी किगाली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे जो ये डेवलप्ड कंट्री हैं, इन्होंने टारगेट सेट किया है 2036 का। इनके पास अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है, इनके पास बेस ईयर है 2012 का। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें 2036 तक का एक टारगेट सेट किया है कि ये 15% कम करेंगे। देखिए इनकी मोनोपोली, देखिए इनकी इस तरीके के हिपोक्रेट कंट्रीज हैं, ये अपने देश में
आप देखिए बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो आपको मिलेंगी या तो अफ्रीका में, चाइना में थी पहले, इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी में भी सुधार आया, और अब ये सब इंडिया में आ रही है। इधर नहीं है क्योंकि ये लोग बाहर ही बनाते हैं, इनका मानना है कि यह पोल्यूशन होगा या इस तरीके के ये कार्बन होंगे। इन्होंने 15% कम करने का टारगेट रखा है 2036 तक, जबकि भारत, पाकिस्तान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब है, कुवैत है, ये इन जो देश हैं, इन देशों को टारगेट दिया है इन्होंने 2028 तक का। और 2028 तक का क्या टारगेट दिया है कि आपके यहाँ 2028 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है इसका उपयोग है जो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, 0। ये है इनका। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये किगाली संशोधन का एक एग्रीमेंट हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 2019 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किगाली संशोधन लागू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। इसमें एक्चुअली जो नेक्स्ट 30 ईयर का किया था जबकि 80% से कम करेंगे, लेकिन सब इक्वली नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी? सबसे ज्यादा कैपेसिटी इनमें से किस मेमोरी की है? देखिए यूएसबी है। यूएसबी का अभी देखा जाए तो इसमें है जो लगभग शायद अप टू 6 TB तक का है इसमें। और जो वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी में इसमें है जो आपके रैम हो गया, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1.5 गुना तक का लगभग। तो जैसे कंप्यूटर में 4 GB की रैम है तो इसको 6 GB तक बढ़ाया जा सकता है। ये वर्चुअल मेमोरी का है। हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क अभी ये अवेलेबल है जो हार्ड डिस्क मार्केट में है, इसको 6 TB या फिर अब इसको 20 TB तक का अवेलेबल है। ये कंप्यूटर पे जो हार्ड डिस्क का अभी मार्केट में, पहले ये जो डिस्क ड्राइव वगैरह ये 6 TB के ये थे, अब ये हार्ड डिस्क 20 TB तक अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी किसकी है? हार्ड डिस्क। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में ये। देखिए जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या पढ़ना है और टाइमली आपको इसके टेस्ट के लिंक मिल जाएंगे, PDF मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। Which two rivers meet at the confluence of विष्णु प्रयाग overlooking the town of जोशीमठ? देखिए अभी जो जोशीमठ में आपने न्यूज से अवेयर होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी बड़ी कहें कि घटना है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोशीमठ शहर को देखने वाले विष्णु प्रयाग है, उसके संगम पे किन 2 नदियों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में? ये जो 5 प्रयाग हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। किस प्रयाग में कौन सी नदियां, 2 नदियां आके मिलती हैं? जैसे अलकनंदा और धौली गंगा है, विष्णु प्रयाग के संगम पे ही ये जोशीमठ है वहां पे। सो इस क्वेश्चन को देखें, इससे पहले इसका जोशीमठ का देख ले थोड़ा, कि जोशीमठ में अभी क्या है कि तेजी से वहां सैकड़ों मकान है, कई मकान है जिनमें दरारें आई है, वो लगभग जमीन में धंस चुके हैं। अब तक वहां पे लगभग 600 के अराउंड मकान को खाली करवाया गया है, जो हाउसेज है उनको, और इसको सिंकिंग जोन घोषित कर दिया है। अब सिंकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया है जोशीमठ को। जोशीमठ कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। यहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऋषिकेश में कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट या जो टिहरी डैम परियोजना है उसमें डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, इस वजह से यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं। बाकी तो अब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बस ये बताया जा रहा है ऐसा। जोशीमठ ये भारत और चीन की जो बॉर्डर है वहाँ पे एक सिटी है, बद्रीनाथ के रास्ते में करीब आप आखिरी छोर का शहर है ये लगभग जोशीमठ में। अब इसके सामने ही एक फेमस पर्वत है, उसको बोलते हैं हाथी पर्वत।
हाथी पर्वत है, ये इसके जस्ट सामने ही है। और एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है यहाँ से, जो आपने सुना होगा वैली ऑफ फ्लावर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है उत्तराखंड में। तो ये जो बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है उसके राइट साइड में ये वैली ऑफ फ्लावर है। और दूसरा रास्ता हेमकुंड को जाता है। यहाँ पे कई हिमालय के ट्रैकिंग वगैरह के चलते रहते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखे जोशीमठ से, तो इसका नाम है जो ज्योतिर्मठ भी है। जो 4 इंपॉर्टेंट मठ हैं स्थापित किए थे आदि शंकराचार्य ने 7वीं सदी में, ये ध्यान रखिएगा, उनमें से ही एक है ये जोशीमठ। और एक समय में यहाँ कत्यूरी वंश की राजधानी भी हुआ करता था। और उसी के बाद से यहाँ कई फेमस टूरिस्ट टेम्पल वगैरह के लिए ये चीज़ फेमस है। कई मान्यता भी है यहाँ पे नरसिंह भगवान को लेकर इनको। आपको इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, ये वैली ऑफ फ्लावर हो गया और ये 5 प्रयाग हो गए, ये ध्यान रखना है। और आदि शंकराचार्य ने 7वीं सेंचुरी में ये इसकी स्थापना की थी। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये है फर्स्ट वन, अलकनंदा और धौलीगंगा, ये विष्णु प्रयाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर मिलेट? इनमें से कौन सी फसलें हैं जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं? अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने करंट अफेयर्स का जो लास्ट करवाया था वीडियो, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये मैंने बता दिया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया है, मोटे अनाज का वर्ष। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, सारे अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर पूछा है ज्वार, मेज, रागी, बाजरा। ज्वार, यस, रागी एंड बाजरा, ये मोटे अनाज वाली जो क्रॉप्स हैं उनमें ज्वार, बाजरा, रागी या जो चीना या कोदो, कट्टू, ये मिलेट क्रॉप कहा जाता है इनको। एक लिस्ट या तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके साथ में, या फिर आप अपने लेवल पे भी गूगल वगैरह करके ऑथेंटिक किसी सोर्स से जो लिस्ट है कि कौन कौन सी क्रॉप्स मिलेट क्रॉप्स कहा जाता है। और देखिए मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो पोषक तत्व है ये ज़्यादा होते हैं। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, जो डाइट वगैरह को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि ये मिलेट क्रॉप या मोटे अनाज की क्या इंपॉर्टेंस है। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो मिलेट क्रॉप्स हैं इनका रिसर्च सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, IIMR। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हैदराबाद में। हैदराबाद में लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। और हैदराबाद नहीं है ऑप्शन में, तो ये पर्टिकुलर जगह है हैदराबाद में, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर में है ये। और इसको कौन देखता है? इसमें देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंगेज है बेसिक और स्ट्रेटेजिक रिसर्च, किस पे? सोरगम है या अदर जो मिलेट्स हैं उन पे। और इसको ऑपरेट किया जाता है जो ICAR है, ICAR है वही इसको ऑपरेट करता है। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसको ऑपरेट करता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। मैच करना है इवेंट एंड ईयर। कौन सा इवेंट किस ईयर के साथ एसोसिएटेड है? स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये सही है 1868। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कृषि सांख्यिकी है ब्रिटिश भारत की, वो कब आई? वो 1886, ये सही है। फर्स्ट सेंसस है ये 1881, ये आपको करवाया जा चुका है। ये सब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO 1952।
इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, जो कहते हैं कि शिक्षक का सबसे ज्यादा वांछनीय कौशल क्या है। मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, कवर द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, कीप स्टूडेंट रिलैक्स वाइल टीचिंग, कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म ऑन द क्लास एक्टिविटीज। छात्र को समझें कि शिक्षक क्या कहना चाहता है, शिक्षक क्या चाहता है। एक तो ये, या जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको कवर करे जो निर्धारित सिलेबस है, या पढ़ाते टाइम है जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरीके से रिलैक्स रखे, तनाव मुक्त रखें ऐसे कहें, या जो हायर अथॉरिटी उच्च अधिकारी उनको जो क्लास की एक्टिविटीज है उसके बारे में इन्फॉर्म करे। तो जो एक डिजायरेबल स्किल है टीचर का, वो यही है कि शिक्षक क्या चाहता है वो छात्रों को समझ में आए कि टीचर क्या कहना चाहता है। जो उसको सिंपली कहें तो कि जो पढ़ाया है, जो बताया है, जो कहा गया है वो समझ में आए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लेवल ऑफ टीचिंग मेन प्रोपोनेंट, मेमोरी लेवल हार्वर्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट। इसको मैच करना है। शिक्षण का स्तर है, एक तरफ इसके प्रस्तावक हैं, मेन जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो है। देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, ये स्मृति स्तर का शिक्षण कहें। जब व्यक्ति कोई किसी चीज को देखता है, किसी वस्तु को या पदार्थ या किसी कोई पर्टिकुलर जगह को देखता है, तो वो जगह या वो पदार्थ या वो प्लेस है या वो कोई पिक्टोग्राफिकल है, कोई प्रतिमा, कोई चिन्ह है, वो उसके दिमाग में बन जाते हैं। और इन्हीं चिन्हों या जो पहले इनको सीखी गई बात है उनको याद करना ही, इसी को मेमोरी कहते हैं। और यही मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। यदि कोई टीचर है उसको अपना जो उसने एफर्ट लगाया उसमें सक्सेस मिल जाती है, टीचर को अपने प्रयास में सफलता मिल जाती है, तो वो स्टूडेंट्स में नियमों को समझाने, पहचानने, समझने या फिर उनका कहाँ पे यूज करना है उसकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है। या इसको यूं कहें कि एक थॉटफुल प्रोसेस है ये, वो शिक्षण है जो अर्थपूर्ण हो जाता है, थॉटफुल हो जाता है। वही है बौद्ध स्तर का लेवल शिक्षण है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड जो है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, ये लेवल ऑफ टीचिंग का आखिरी हिस्सा है और इसमें जो मेनली उन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है जिनका याद करने का मेमोरी लेवल है या जो उनका बौद्धिक स्तर है, दोनों का विकास हो चुका है। और चिंतन स्तर का जो शिक्षण है ये छात्रों को एक तरीके से चिंतन करने में ही उनकी मदद करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ये तीनों ही सही मैच कर रहे हैं। वीर गार्जियन 2023 is a joint air exercise conducted between India and which country? देखिए जो वीर गार्जियन 2023 है, भारत और किस देश के बीच आयोजित ये एक संयुक्त वायु अभ्यास है। ये ध्यान रखना आपको, वीर गार्जियन 2023 ये एयर एक्सरसाइज है, यहां कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक एक चीज ध्यान रखनी है। ये अभी जो वायु रक्षा सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए भारत और जो जापान का संयुक्त वायु अभ्यास है वीर गार्जियन 2023, और इसको आयोजित किया जाएगा भी ये 12 से और 26 जनवरी तक होगा। ये 12 से और 26 जैन तक होगा। ये इसमें एक्चुअली क्या है, देखिए सबको पता है कि जापान के पास आर्मी नहीं है। जापान की सेफ्टी कौन देखता है, अमेरिका देखता है। जापान के पास आर्मी नहीं है, जापान के पास एक एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जरूर है जिसको बोलते हैं हम JASDF, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स।
अब जापान क्या कर रहा है, जापान है जो उसको लग रहा है कि उसके पास भी फोर्स होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करे। अब इंडिया अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है कि जैसे अभी अमेरिका के चाइना के जो इश्यू रहता है, तो अगर इंडिया जापान की कहेगा कि भाई हम इसकी सेफ्टी करेंगे, कोई एग्रीमेंट होता है, तो चाइना वो डेफिनेटली इसमें ऑब्जेक्शन करेगा, इसको वो एंटरटेन नहीं करेगा। अभी इनके है जो अभी रिसेंटली है जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी गए थे यहाँ जापान, और यहाँ पे ये उसके बाद से ये एक्सरसाइज करने पे इनके बीच में सहमति हुई है। ये होगा अभी दोनों देशों के बीच। इसका करेक्ट आंसर है जापान। What is the slack season in the Indian economy? स्लैक सीजन किसको बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी में? देखिए, स्लैक सीजन जो बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी में, स्लैक सीजन का मतलब हो गया कि उस टाइम पे ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक मंदी का दौर कहिए या फिर कम प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोला जाता है सुस्त मौसम कहें, वो एक स्लैक सीजन है। जो जनवरी से और जून का जो टाइम पीरियड है, जनवरी से जून में एक्चुअली क्या है, सुस्त रहता है मौसम, क्योंकि और जुलाई से दिसंबर है वो मेन जो एग्रीकल्चर वेदर है उससे मैच करता है। इंडिया में क्या है, 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया में लगा हुआ है जो भी वर्क फोर्स है, और इस क्षेत्र में जो रिसेशन आता है, मंदी, वो पूरी इकोनॉमिक में रिसेशन लाता है, क्योंकि इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्लैक सीजन है ये भी एक इकोनॉमी को इतना ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं करने देता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ज़्यादा काम नहीं करते हैं ये जो वर्क फोर्स है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये टर्म अभी चर्चा में है इसलिए आपको ये करवाया है, स्लैक सीजन। और बाकी इंडियन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो बजट से आएंगे हमारे, तो बजट जैसे आता है तो पूरे बजट पे अलग से हम उसको ठीक से डिस्कस कर लेंगे। विच कंपनी हैज डेवलप्ड ए न्यू डायलॉग बेस्ड चैटबॉट नेम्ड चैट जीपीटी? देखिए, अभी ये जो टर्म है चैट जीपीटी, इसने तबाही मचा रखी है, बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये इसमें क्या है कि आप कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज कि मुझे ये सर्च करना है यूपीएचईएससी का जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या है, तो इस चैटबॉट में, चैट जीपीटी में जाके आप यूपीएचईएससी जीएस सिलेबस लिख दीजिए, आपके सामने अपने आप पूरा टाइप करके दे देगा आपको। ये मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी इसमें ये क्वेश्चंस के आंसर देता है और गलतियों को के आधार पे उनको चैलेंज भी करता है, और अगर आपने कोई गलत इसको रिक्वेस्ट किया कि कोई गलत आपने कमांड किया कि, तो उसको ये रिजेक्ट भी कर देता है कि नहीं, ये अनुचित है, आपने उचित नहीं किया है, इस तरीके का है। तो चैट जीपीटी के इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा ये। और ये चैट जीपीटी जो कंपनी है इसकी जीपीटी टेक्नोलॉजी, एक्चुअली ये जीपीटी 3.5 टेक्नोलॉजी मॉडल है, इस पे बेस्ड है। ये इंसानों जैसी बातचीत करने में डीप लर्निंग का यूज करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक टूल है जो वेब यूजर्स हैं उनके लिए फ्री है ये, और इसका इस्तेमाल कोई भी फ्री में कर सकता है, इसके कोई पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेंड कर रहा है। इसका जो ओरिजिनल मॉडल है वो है जीपीटी 3, जो फ्री चल रहा है। जीपीटी 3.5 फ्री कर रखा है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल था वो जीपीटी 3 पर बेस्ड है, और इसको ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ओपन एआई इसने डेवलप किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये चैट जीपीटी का पूछा जाएगा एग्जाम में, चैटबॉट कहते हैं इसको। पाणिनि कोड किस भाषा का 2500 वर्ष पुराना व्याकरण का ये एल्गोरिदम है? पाणिनि कोड इज ए 2500 ईयर ओल्ड ग्रामेटिकल एल्गोरिदम इन विच लैंग्वेज? ये चर्चा में ही इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो नाम है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, और
उसका नाम है ऋषिराज पोपट। ये आप सभी ने सुना होगा होपफुली, ऋषिराज पोपट। ये इंडियन स्टूडेंट है और इन्होंने अभी पीएचडी की है और इन्होंने ये जो पाणिनि का कोड है इसको हल किया है। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस कोड को क्रैक किया है। इनकी थीसिस जो थी पीएचडी की वो थी इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्याय। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इस टाइटल से, इस शीर्षक से इन्होंने एल्गोरिथम को सॉल्व किया है। पाणिनि के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही से उनका जो संबंध था, जो उसमें लगभग 3959 सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं पाणिनि का। जिनको नहीं पता है इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। 4 खंड हैं इसमें। और ये इनकी जो थीसिस है, एक तो इनका नाम ध्यान रखना, ऋषिराज पोपट। दूसरा, इनकी थीसिस का नाम ध्यान रखना है और ये कहाँ पे डिकोड किया है ये हमें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो मेटा रूल की पारंपरिक व्याख्या थी उसको खारिज किया है। इन्होंने तर्क दिया है कि शब्द के दाएं बाएं लागू होने वाले नियमों के बीच में एक दो भाषीय को दाएं लागू, ये आप पढ़ लेना, थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये संस्कृत से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी आपकी पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।